बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम स्वात रीजन बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 5 पढ़ेंगे, जिसका पहला हिस्सा टेम्परेचर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने सेकंड वाइटल साइन पल्स के बारे में जो है आज के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पल्स की। जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो मुसलसल जो है हमारे ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है। ब्लड हार्ट के अंदर एक आयोटा होता है जो कि हमारे जो है हार्ट के थ्रू जो है पंपिंग ब्लड जो है आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो जाता है आर्टरीज में। अब आर्टरीज और वेन्स का फ़र्क ये होता है कि वेन्स जो होती हैं पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट में लेकर आती हैं, और आर्टरीज जो हैं वो जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में जो है वो फैलाता है। तो जो हमारे पास जब हार्ट जो है वो आयोटा के थ्रू बॉडी में ब्लड को भेजता है तो वो जो है पंपिंग के थ्रू प्रेशर अप्लाई करता है। उस प्रेशर जनरेशन की वजह से जो हमारे पास ब्लड जो है वो आयोटा से और फिर आयोटा से पूरी बॉडी में जो है वो पंप होता है। इसी पंपिंग के दौरान, इसी प्रेशर के दौरान जो है हमारे पास एक वेव जनरेट होती है। वो जो वेव होती है ये बेसिकली वो डिज़ाइन होता है जिस डिज़ाइन के थ्रू वो हार्ट जो है वो पंप हो रहा है और वो प्रेशर के साथ उस ब्लड को जो है वो पंप कर रहा है, तो उसकी वजह से एक वेव जनरेट होती है। उस वेव को हम पल्स बोलते हैं। और ये जो वेव होती है ये हमारे पूरी आर्टरीज में जो है वो मूव करती है। हमारे पास जो बेसिकली हार्ट की पंपिंग होती है वो हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो है वो पंप्ड होता है, उसकी वजह से वेव जनरेट होती है और वो जो वेव होती है वो पल्स कहलाती है। अब हमारे जो हार्ट है उसके अंदर अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जिसको हम जो स्टार्ट में कहते हैं एसए नोड बोलते हैं। एसए नोड हमारे पास नेचुरल पेसमेकर होता है जो कि बॉडी में हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो वो पहले आइट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ब्लड जो है आइट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है वो आयोटा में जो है वो पंप हो जाता है और वहाँ से फिर पूरी बॉडी में जाता है। और जितना जो है हमारे पास एक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जितना ब्लड आयोटा में जाता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू तकरीबन 60 to 70 ml होती है। जब हर एक स्ट्रोक वॉल्यूम की इंजेक्शन में हमारे पास जो हार्ट है वो पंपिंग के दौरान जो है वो प्रेशर अप्लाई करता है, उस प्रेशर की वजह से हमारे पास एक पल्स यानी एक वेव जो होती है वो जनरेट होती है। और ये हमारे पास आर्टरीज के आखिरी सिरे तक जो है वो फैली हुई होती है, यानी कि ये पेरिफेरल आर्टरी में हम इसको पाल्पेट भी कर सकते हैं। पाल्पेशन का मतलब ये होता है कि हम इसको अपने 3 मिडल फिंगर के थ्रू हम इस पर आर्टरीज पर अगर हम अपनी 3 उंगलियां रखें, चाहे वो रेडियल आर्टरी है चाहे वो ब्रेकियल आर्टरी, आगे हम मजीद आर्टरीज पे पढ़ेंगे, तो फिर जब हम जो है उस पर थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करते हैं तो हमें अपनी पल्सेस जो हैं वो फील होती हैं, तो इसको हम पाल्पेट भी कर सकते हैं। अब जो हमारे पास पल्स है वो रेगुलेट जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं जिसमें हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बात की थी। सिंपैथेटिक चूँकि कोलिनर्जिक सिस्टम पे काम करता है, यानी वो जो है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास एड्रिनर्जिक सिस्टम पे काम करता है तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। जितना अमाउंट ऑफ ब्लड या जितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड एक टाइम में लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अब कार्डिक आउटपुट क्या है, तो ये बेसिकली कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और पल्स रेट जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो टोटल कार्डिक आउटपुट होता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम जिस तरह हमने बात की कि लेफ्ट वेंट्रिकल एट अ टाइम जब जो है एक इजेक्शन में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू आयोटा में पंप होता है एक इजेक्शन में, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, तो वो टोटल 70 ml होता है। पल्स रेट जो नंबर ऑफ पल्सेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने नंबर ऑफ पल्स रेट होती हैं, पल्सेशन होती हैं, तो वो अडल्ट के लिए 80 बीट्स पर मिनट होता है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट यानी कार्डिक आउटपुट वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो कि एक मिनट में फुल हार्ट से कितना ब्लड जो है वो पंप्ड होता है एक मिनट में, तो वो कार्डिक आउटपुट होता है। तो वो टोटल 5600 ml है और अगर लीटर में बात करें तो 5.6 लीटर
सेंटीमीटर पर मिनट। ये का एमसीक्यूज के लिए जो है वो ये याद रखें। अब पल्स जो है उसको हम एसेस कर सकते हैं पाल्पेशन के थ्रू और ऑस्कल्टेशन के थ्रू। अब पाल्पेशन के थ्रू जो है हम किस तरीके से करेंगे, जो हमारे मिडल 3 फिंगर्स हैं उनको जो है आर्टरी पे रख के थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो हमें पल्स जो है वो पाल्पेट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास जो है एक होती है पेरिफेरल पल्स और एक होती है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो है ये हमारे में होता है, हमारा एपिक्स ऑफ द हार्ट होता है, ये उस पे प्रेजेंट होती हैं। अब इस पल्स को जो है वो हम पाल्पेट नहीं कर सकते तो इसको हम ऑस्कल्टेट करते हैं। ऑस्कल्टेशन का मतलब ये होता है जब हम स्टेथोस्कोप से जो है किसी चीज़ की आवाज़ सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, स्टेथोस्कोप हमारे पास ऑस्कल्टेशन के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो ये एपिकल पल्स के अलावा जितनी भी पल्सेस है वो पेरिफेरल लेवल पर हैं। जब हम पल्स को पाल्पेट करते हैं तो हम कुछ चीज़ें जहन में रखते हुए जो है वो हम पाल्पेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पल्स रेट, यानी कितने नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट जो है वो बीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल अडल्ट में 1 मिनट में जो है वो 60 से 100 के दरमियान में या 75 होते हैं या 74, यानी कि 60 और 100 के दरमियान में हमारे पास पल्सेस होती है जब हम उसको 1 मिनट के लिए काउंट करते हैं। अगर ये 100 से अबव हो जाए तो टेकीकार्डिया होता है और अगर 60 से बिलो हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया। एमसीक्यूज नोट कर लें। अच्छा, अब हमारे पास आता है पल्स वॉल्यूम। इसमें बेसिकली हम पल्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि वो किस ताकत से जो है वो जनरेट होती है। इसको हम 3 टर्म से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल फुल फोर्स के साथ जो है वो पल्स जनरेट हो रहा है तो वो बाउंडिंग पल्स है, और अगर वो हमें पाल्पेट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, यानी उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पाल्पेट हो सके, तो वो थ्रेडी या वीक पल्स होता है। और ऐसी कुछ कमज़ोर पल्स जो कि उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, उनका इतना वॉल्यूम नहीं होता कि हम उसको फिर पाल्पेशन भी नहीं कर सकते, तो उसको फिर हम एब्सेंट पल्स बोलते हैं। तो ये जो वॉल्यूम होता है ये हमारे पास हार्ट बीट पे डिपेंड करता है, यानी हार्ट बीट जितनी फोर्स से जो है ब्लड को पंप करेगा उतनी ही स्ट्रेंथ में पल्स वॉल्यूम जो है वो जनरेट होगी। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो इट मीन्स कि पल्स वॉल्यूम में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरह आर्टीरियल वॉल भी इफेक्ट करता है, यानी अगर आर्टीरियल वॉल में जो है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ब्लड जो है उससे आसानी से गुजर सके और पल्स जनरेट हो सके, उससे भी होता है। और हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की वजह से भी वॉल्यूम इफेक्ट होता है। अब रिदम की बात करते हैं। ये रिदम जो है ये बेसिकली 2 पल्स के दरमियान टाइम को बोलते हैं कि एक पल्स जो है वो आई तो वो दूसरी पल्स उसके कितने टाइम बाद जो है वो आएगी। तो ये अगर इन पल्सेस के दरमियान में जो है वो टाइमिंग इक्वल है, यानी एक हार्ट बीट जो है दूसरी हार्ट बीट के बिल्कुल जो है एग्जैक्ट टाइम पर आ रही है, तो वो हमारे पास पल्स रिदम जो है वो नॉर्मल होता है। और उसके लिए फिर हम पल्सेस रेगुलरिस का नाम यूज करते हैं, यानी इसमें जो पहली वाली पल्स आई है, जो दूसरी पल्स आई है, उनका टाइम भी सेम है, जो तीसरी पल्स आई है उनका भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जो है वो पल्स जो वो बीट जो है वो हो रही है, तो उसको हम पल्सेस रेगुलरिस कहते हैं। और अगर ये जो है रिदम इनका इरेगुलर है, रिदम इनका ख़राब है, यानी एक पल्स जो है वो दूसरी जब पल्स आती है तो वो बहुत टाइम बाद आ रही है, इट मीन्स कि हार्ट पंपिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर हम एरिथमिया का जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से हम पल्स रिदम को फाइंड करते हैं। अब बायलैटरल इक्वलिटी, यानी जब हम पेरिफेरल पल्स चाहे हमारे अपर आर्म्स हैं, चाहे हमारे जो है लोअर लिम्स हैं, अपर लिम्स हैं, जब हम पेरिफेरल पल्सेस को जो है पाल्पेट करते हैं या ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमारे पास जो है दोनों साइड पर जो है बिल्कुल इक्वल पल्स होनी चाहिए। यानी अगर आपने जो है एक पेशेंट का पल्स रेट चेक किया है और आपने एक हाथ का किया है तो एक हाथ में उसका 70 बीट्स पर मिनट आपने काउंट कर लिया, अब दूसरे हाथ में भी जो है अगर आप चेक करेंगे तो उसको भी 70 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, तो तभी बायलैटरल इक्वलिटी होगी। और अगर ये इक्वल है तो साइमेट्री ऑफ पल्स है, और अगर ये अनइक्वल है
यानी ये बिल्कुल वहाँ एक जगह पे 70 और दूसरे हाथ में 80 आ रहा है, तो इट मीन्स कि बायलेटरल इक्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई है। अब जिस तरह हमने कहा कि एपिकल पल्स जो है एपिक्स ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होता है, इसको हम मैक्सिमल इम्पल्स पॉइंट भी कहते हैं। और पेरिफेरल पल्स जो है इस एपिकल पल्स के अलावा जितनी भी पल्सेस हैं, जितनी भी आर्टरीज हैं, तो वो हमारे पास पेरिफेरल आर्टरीज हैं, जिनको हम पाल्पेशन से भी कर सकते हैं अपनी फिंगर से, और स्टेटोस्कोप से ऑस्कल्टेट भी कर सकते हैं। और एपिकल पल्स को हम सिर्फ ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। अब ये वो पल्स साइड्स है जिनको आपने ऑस्की के लिए भी याद रखना है, फाइनल के लिए भी। हमारे पास जो हेड के साइड पर होती हैं वो टेम्पोरल आर्टरी होती हैं, जो हमारे जो है वो गले में होती है वो कैरोटिड आर्टरी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एपिक्स ऑफ द हार्ट में जो है वो एपिकल पल्स मौजूद है, जिसको हम जस्ट स्टेटोस्कोप से ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। बाकी जितनी भी हमारे पास आर्टरीज हैं तो वो यानी पल्स साइड्स हैं, तो वो सारी जो है वो हम पाल्पेट और ऑस्कल्टेट दोनों कर सकते हैं। ये जो अपर आर्म पर है तो ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है। ये जो हमारे थंब की साइड पर है ये रेडियल है। जो हमारे जो है थाई पर मौजूद है तो वो फिमोरल है। और जो हमारे नी जो है नी कैप पे मौजूद है वो पोप्लेटरल आर्टरी है। ये हम बैक साइड से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो यहाँ पर है वो हमारे जो यहाँ पर है वो पोस्टीरियर टिबिया है, और जो सामने है वो हमारे पास है डोर्सालिस पेडिस। ये जो पोस्टीरियर टिबिया है ये बेसिकली जिसको हम उर्दू में टखना बोलते हैं, तो ये इसके बैक साइड पर होती है, जिसको हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहते हैं। इसको आपने ओस्की के लिए ज़रूर याद रखना है। अच्छा, ये वही बात है जो मैंने आपको जो है कह दी कि रेडियल बेस ऑफ द थंब, टेम्पोरल साइड ऑफ द फॉरहेड, यानी इसको आपने थ्योरी वाइज जो है बस इस पिक्चर को जहन में रखते हुए आपको ये जो है ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। अब हमारे पास जो है जिस तरह हमने टेम्परेचर की साइड्स और उसके रीज़न पढ़े थे कि इसको हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास पल्स के भी जिस तरह रेडियल जो है जिस तरह थंब की साइड पर हमारे पास है तो ये बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल होता है। टेम्पोरल जो होता है ये हम तब करते हैं जब रेडियल पल्स जो है वो फील ना हो। कैरोटिड जब कार्डिक अरेस्ट या शॉक हो जाता है अडल्ट में, और या जो है ब्रेन की सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए कैरोटिड आर्टरी सबसे बेस्ट होती है। एपिकल जिसको हम इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं रूटीनली चेकअप के लिए। इसके अलावा जो है ये हमारे पास डिस्क्रिपेंसीज मतलब कि ये उसके अल्टरनेट पर भी जो है वो यूज़ की जा सकती है, यानी कि इसको हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास कुछ मेडिकेशंस में भी जो है वो यूज़ किए जाती है, यानी उसमें हम इसको चेक करते हैं। ब्रेकियल आर्टरी ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है। कार्डिक अरेस्ट के लिए जब इन्फेंट में कार्डिक अरेस्ट होता है तो ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू हम उसको असेस करते हैं। फीमोरल आर्टरी भी कार्डिक अरेस्ट की कंडीशन में यूज़ कर किया जाता है, या पाँव की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को डिटरमाइन के लिए, लोअर लेग की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए फीमोरल भी यूज़ हो सकता है, और पॉपुलेटियल भी। लेकिन पॉपुलेटियल ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये बिल्कुल नी कैप के पीछे होता है, तो ये लोअर लेग की सर्कुलेशन हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। इसके अलावा पोस्टीरियर टिबियल जो कि पाँव के साथ रिलेट है तो ये हमें पाँव की सर्कुलेशन बताएगा। डोर्सालिस पेडिस ये भी पाँव के साथ अटैच है तो ये भी पाँव की सर्कुलेशन के बारे में हमें बताएगा। अब ये वो चार्ट है जिसके थ्रू जो है हमारी बाय एज जो है वो पल्स की वेरिएशन आती है। न्यू बॉर्न का नॉर्मल 80 to 180 होता है, 1 ईयर का 80 to 140 होता है, 5 to 8 ईयर का 75 to 120, यानी इसी तरह आपने जो है ये चार्ट जो है वो याद रखना है। वो फैक्टर्स जो कि पल्स को अफेक्ट करेंगे, सबसे पहले आता है एज। ये जो आपने चार्ट देखा तो इसमें आपको समझ आ गई होगी कि जो एज के साथ साथ जो हमारा पल्स रेट होता है वो डिक्रीज होता रहता है। यानी कि अगर आप इस टेबल पर गौर करें तो ये वक्त के साथ साथ जो है जो हमारा पल्स रेट है वो डिक्रीज होकर 60 to 100 तक आ गया है। अब ये 60 to 100 जो है ये अडल्ट के लिए जो है वो स्पेसिफिक है। अगर ये इस 60 के नीचे जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा, और अगर 100 के ऊपर जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा। इसी तरह सेक्स यानी प्यूबर्टी के बाद जो है मेल की जो पल्स रेट होती है ये स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि हमारे पास फीमेल के कुछ हार्मोन्स इस तरीके से होते हैं कि वो जो है जो हमारे
पास पल्स रेट होती हैं उनको हाई जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है तो वो पल्स रेट को जो है वो ज़्यादा रखते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज की वजह से भी हमारे पास पल्स रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन, जब हमारे पास बॉडी से जो है वो अलॉट ऑफ ब्लड जो है वो लॉस हो जाए तो इससे भी पल्स रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह जब हमारे पास जो है जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, यानी कि जब इसमें लॉस आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी को ट्रॉमा हो जाए, किसी का एक्सीडेंट में ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए, तो इससे भी हमारे पास जो पल्स रेट होती है वो हाई होती है। क्योंकि जब ब्लड लॉस हो जाता है तो ब्लड वॉल्यूम को दोबारा से एडजस्ट करने के लिए जो है हमारी जो बॉडी होती है वो ब्लड प्रेशर को भी, मतलब कि उसका काम डबल हो जाता है, तो वो ब्लड प्रेशर को भी जो है वो इंक्रीज कर देती है। तो जब इस ब्लड प्रेशर ये इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स कि ये जो वेव जनरेट करेगा वो भी इंक्रीज होगी, और वही वेव पल्स है तो इसके साथ साथ पल्स रेट भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ताकि वो डबल काम कर सकें और उस ब्लड वॉल्यूम को जो है वो कंपनसेट कर सके, यानी उसकी कमी को पूरी किया जा सके। अब स्ट्रेस, हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, हार्ट एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है पल्स रेट, यानी अगर आप देखें तो आप जब किसी चीज़ के डर जाते हैं या आपको किसी बात की एंजाइटी होती है तो इसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट होता है, जो पल्स रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो बेसिकली उस स्ट्रेस की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह फीवर, जो बुखार होता है, जब टेम्परेचर एलिवेशन होती है तो इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे पास जो है उसके साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाता है, क्योंकि फीवर में जो है चूँकि हमें बॉडी से हीट को लॉस करना पड़ता है तो वो वेज़ोडाइलेशन उसकी होती है। तो उस वेज़ोडाइलेशन की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसके नतीजे में पल्स रेट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ मेडिकेशन इस तरीके से हैं कि वो पल्स रेट को डिक्रीज़ करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि इंक्रीज़ करती हैं। अब जो हमारे पास कार्डियोटॉनिक्स है यानी डिजिटैलिस प्रिपरेशंस हैं, ये वो मेडिकेशन होती हैं जो कि हार्ट में अपना किरदार अदा करती हैं। तो ये हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज़ करती हैं, और इसके कंट्रास्ट में एपिनेफ्रिन है तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती हैं। अब पोजीशन, अगर एक पर्सन जो है वो बहुत टाइम के लिए बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो उसका जो ब्लड होता है वो वीनस सिस्टम में पूलिंग हो जाती है उसकी, यानी वो अपनी लोअर बॉडी में चला जाता है। और अगर वो अचानक से खड़ा हो जाता है तो उसका वीनस ब्लड जो होता है वो हार्ट और दूसरे जो है होती है हार्ट की तरफ दोबारा से जो है जल्दी से आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि जब ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा तो हार्ट रेट जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसके बाद हमारे पास आती है पैथोलॉजी, यानी कुछ डिजीज़ इस तरीके से हैं कि वो हार्ट कंडीशंस को भी डिस्टर्ब करती हैं, जो या वो डिजीज़ जो कि ऑक्सीजनेशन को जो है वो डिस्टर्ब करेंगी तो वो सीधा पल्स रेट को भी जो है वो डिस्टर्ब करेंगी। अब हमारे पास यहाँ तक पल्स जो है वो ख़त्म होता है। रिस्पायरेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।